हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे, गिवन जो एटॉमिक मासेज है उनसे और फॉर्मूला मास के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था सोडियम कि एक एटम का मास 23 यूनिट्स यूनिफाइड मास जिसको बोलते हैं वो होता है। अगर हम इसको ग्राम्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो 23 ग्राम्स आ जाएगा। 23 ग्राम्स का मतलब है कि 6.02322 इंटू 10⁻⁻23 एटम्स सोडियम एटम्स का ये मास है। अब अगर मैं यूनिटरी मेथड से एक एटम के लिए बात करूं तो एक एटम के लिए 1 एटम ऑफ सोडियम, मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम 23 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। ये एवोगाड्रो नंबर है। एवोगाड्रो नंबर का जो रेसिप्रोकल है वो क्या कहलाता है? एवोग्राम। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया है। और एवोग्राम को ही हम क्या लिखते हैं? एएमयू या यूनिफाइड मास लिखते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 23 यूनिफाइड मास या यू। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 23 यूनिफाइड मास को एक एटम के लिए क्यों लिखते हैं। सिमिलरली अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल लूँ CO2 का, तो कार्बन का यूनिफाइड मास 12 यूनिट होता है प्लस ऑक्सीजन का 32 यूनिट्स होता है। टोटल हो जाएगा आपके पास 44 यूनिट। दिस 44 यूनिट इज यूनिफाइड मास इज मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। अगर मैं इसको 44 ग्राम लिखता हूं तो इसका मतलब है दिस इज द मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। वापिस अगर यूनिटरी मेथड से इसी तरीके से निकालेंगे तो एक मॉलिक्यूल का जो मास आएगा 44 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23 1 मॉलिक्यूल of CO2। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इज इक्वल टू अगेन क्या आ जाएगा? 44 यूनिफाइड मास या AMU। तो अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मॉलिक्यूल के केस में और एटम्स के केस में किस तरह से हम मास को डिफाइन करते हैं। ग्राम्स में जो डिफाइन करते हैं तो किसको रिप्रेजेंट करता है, कितनी क्वांटिटी मॉलिक्यूल्स की या एटम की कितनी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। जनरली एटॉमिक मास के लिए एक अजम्पशन किया जाता है। जब अपन मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे तो हमें सबसे पहले एटॉमिक मास की ही जरूरत पड़ेगी। एक जनरल अजम्पशन है, ये केमिस्ट्री में कहीं कोई रूल नहीं है, कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो इसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बट ये है कि आपके याद करने के लिए बहुत अच्छा है। 1 to 20 तक के एलिमेंट्स के लिए एटॉमिक मासेस की जो वैल्यूज है उनसे प्रिडिक्ट किया गया है। कैसे उसको याद कर सकते हैं, उसका प्रिडिक्शन है। पहली चीज आपको ये अच्छे से पता है कि जो एटॉमिक मास होता है इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं होता। जो उसका प्रोटियम है 1H1, लगभग 99% हाइड्रोजन में उसी का पार्ट होता है, उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। तो उसके लिए मास एटॉमिक मास 1 यूनिट लेकर के चलते हैं। इसके अलावा हीलियम टू नियोन 2 to 10 तक के जो एलिमेंट्स हैं उसमें अगर हम एटॉमिक नंबर का डबल कर देते हैं तो उसका एटॉमिक मास आ जाता है। ये जनरल अजम्पशन है, वापस इसको रिपीट कर रहा हूँ। 11 to 20 में हमें क्या याद रखना है? 11 to 20 जिन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर ओड नंबर होते हैं, ओड नंबर वालों के लिए आप एटॉमिक नंबर का डबल करके +1 कर दें, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, उनके न्यूक्लियस में प्रोटॉन के कंपेरिजन में एक न्यूट्रॉन ज़्यादा मान करके चलते हैं हम इस कंडीशन में, और होता है तो उनके मासेज आ जाते हैं। सोडियम के लिए 11 2 जा 22 + 1 23 हो जाएगा। इसी तरह से एल्यूमिनियम के लिए 13 2 जा 26 + 1 27 हो जाएगा। तो हम जनरली इसको याद कर सकते हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे क्लोरीन के लिए हमने बात की थी, उसका एवरेज एटॉमिक मास देते हैं तो उसका आपको अलग से याद रखना पड़ेगा। और जो दूसरे आइसोटोप्स हैं उनके लिए भी आपको 1-2 जगह पर अलग से याद रखना पड़ता है। बट आपकी हेल्प काफ़ी हो जाती है 1 to 20 तक के, बिकॉज मोस्टली आप जो डील करते हैं एसिड्स में, बेसिस में, 1 to 20 तक के एटॉमिक मासेस सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं। इसी तरह से जितने इवन नंबर होते हैं एटॉमिक मास, जैसे मैग्नीशियम है, सिलिकॉन है, सल्फर है,
इनमें जब आप इनको क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर का जब डबल कर देते हैं तो इनके एटॉमिक मास ही ज़्यादा जाते हैं। मैं वापस रिपीट करता हूँ, एक जनरल एजम्पशन है, ऐसा कहीं रूल नहीं है केमिस्ट्री में। अब हम कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूल मास किस तरह से निकालते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल अपने को दिया है, फॉर एग्जांपल हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो H2 है जिसमें 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का 2 इंटू एटॉमिक मास कितना लेते हैं 1 यूनिट, प्लस ऑक्सीजन 1 है, कितना मास लेते हैं 16 यूनिफाइड, टोटल हो गया 18 यूनिफाइड मास। दिस इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, दिस इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O। अगर मैं इसको 18 ग्राम लिखता हूं तो दिस इज द मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। CO2 का हम एग्जाम्पल ले चुके हैं। CH4 की अगर मैं बात करूं तो कार्बन का यूनिफाइड मास 12 यूनिट, प्लस इसको इसी 1 इंटू 12 यूनिट, प्लस नंबर ऑफ एटम्स कितने 4, हाइड्रोजन के मास कितना होता है यूनिफाइड इंटू 1, टोटल आपके पास आ जाएगा 16 यूनिफाइड मास। वन मॉलिक्यूल ऑफ CH4 का मास जो है वो कितना होगा 16, और 16 ग्राम अगर हम लिखेंगे तो फिर ये वापस किसके बराबर हो जाएगा, इतने मॉलिक्यूल्स का। इसी तरह से जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का मैं एग्जांपल लूं तो सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन कितने 2 इंटू यूनिफाइड मास हाइड्रोजन का 1 यूनिट, प्लस सल्फर कितना है 1 यूनिफाइड मास 32 यूनिट, अभी मैंने बताया था आपको कैसे याद करना है 1 to 20 के लिए, प्लस 4 इंटू 16, अगर हम सम करेंगे तो दिस इज 98 यूनिफाइड मास। ये H2SO4 के एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास आया, अगर हम इसको ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर देंगे देन इट बिकम मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इसी तरीके से हम और बाकी मॉलिक्यूल्स अगर हमें दिए गए हैं तो उनके लिए भी हम बात कर सकते हैं। C2H5OH कार्बन का 2 इंटू 12 यूनिफाइड मास, प्लस 5 इंटू 1 यूनिफाइड मास, प्लस 1 इंटू 16 यूनिफाइड मास, प्लस 1 इंटू 1 यूनिफाइड मास। अगर मैं इसका टोटल करूंगा तो ये 46 आ जाएगा यूनिफाइड मास। कितना हो गया 24 यूनिफाइड मास, प्लस सॉरी हाँ ये 1 यूनिफाइड मास। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ये 4 लगेगा आपको, 4 नहीं है, दिस इज यूनिफाइड मास, तो प्लस 5 यूनिफाइड मास, प्लस 16 यूनिफाइड मास, प्लस 1, टोटल कितना हो गया 40 प्लस 6 46। दिस इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एथेनॉल। C2H5OH एथेनॉल होता है जो 46 है, ये 1 मॉलिक्यूल का मास आया। अगर ग्राम्स में रिप्रेजेंट करेंगे 46 ग्राम, अगेन आपको वही चीज है कि ये कितने का 6.022 इंटू 10⁻23 का। इसी तरह से C2H2O4 2H2 ऑक्जेलिक एसिड होता है, क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड, ये फॉर्मूला होता है .2H2। इसका अगर हमें मान लिया मॉलिक्यूलर मास निकालना है एक मॉलिक्यूल का और फिर ग्राम्स में, तो कार्बन कितने हैं यहाँ पर 2 इंटू 12 यूनिफाइड मास, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 2 1 यूनिफाइड मास, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 4 16 यूनिफाइड मास, प्लस ये डॉट का मतलब यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है आपको, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर आपको क्रिस्टलाइन वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, जितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसके नंबर को प्लस करना है 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन 2 इंटू 1 यूनिफाइड मास, प्लस 1 इंटू 16 यूनिफाइड मास, टोटल
24 यूनिफाइड मास प्लस 2 यूनिफाइड मास प्लस 64 यूनिफाइड मास प्लस 2 इंटू 18 यूनिफाइड मास। वाटर का हमने स्टार्टिंग में ही निकाला था, कितना होता है 18 यूनिफाइड मास होता है। इन सब का सम करेंगे तो ये 126 यूनिफाइड मास आएगा। दिस इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ये कौन सा एसिड होता है? ऑक्जेलिक एसिड। क्रिस्टलाइन वाटर मॉलिक्यूल्स को किस तरह से ऐड करते हैं ये आपको क्लियरली समझना है। इसके बाद एक एग्जांपल में लास्ट और ले रहा हूं, कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्रोल बोलते हैं इसको, कॉपर सल्फेट को, नीला थोथा जिसको कहते हैं हिंदी में। इसका अगर मैं मास निकालूं किस तरह से निकालूंगा? 1 इंटू कॉपर का 63 यूनिफाइड होता है मास प्लस 1 इंटू 32 यूनिफाइड मास प्लस सल्फर के लिए 4 इंटू 16 यूनिफाइड मास प्लस मैं यहां लिख रहा हूं 5 इंटू वाटर मॉलिक्यूल 5 है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, डॉट का मतलब आप मल्टीप्लीकेशन मत मान लेना, डॉट का मतलब है 5 वाटर मॉलिक्यूल्स का जो मॉलिकुलर मास है वो यहाँ पर ऐड होगा। तो कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 1 यूनिफाइड मास प्लस 1 इंटू 16 यूनिफाइड मास। ये टोटल वाटर का 90 हो जाएगा। यहाँ से 63 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 90। बार बार आप यू नहीं लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज भी कर सकता है। बार बार यूनिफाइड मास लिखेंगे तो आप इसको नहीं लिखें, इस तरह से लिख दें सीधा तो भी चलेगा। लास्ट में आप इसमें यूनिफाइड मास जो लिख दें, सीधा लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको ऐड कर लेंगे। आप और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं वो ले सकते हैं, लाइक HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है इसमें। अब मैं आपको सीधा, अब तक तो हमने लिखा था हाइड्रोजन का कितना होता है 1 यूनिफाइड मास, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, ऑक्सीजन का 3 का कितना हो जाएगा 48। टोटल कितना हो गया आपके पास 63 यूनिफाइड मास। सीधा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। HCl के लिए बात करें तो HCl का 1 प्लस क्लोरीन का एवरेज निकालते हैं 35.5 तो 36.5 यूनिफाइड मास। अगेन ये सब सिंगल मॉलिक्यूल्स के लिए है। C2H6 है, इसके लिए अगर हम बात करें तो कार्बन का कितना हो गया 24 प्लस हाइड्रोजन 6 कितना आ गया आपके पास 30 यूनिफाइड मास। इस तरह से आप मॉलिकुलर मास को डिटरमाइन कैलकुलेट कर सकते हैं। डेफिनेशन पिछले लेक्चर में हमने पढ़ ली थी। नाउ फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास जो होता है वो आयनिक कंपाउंड्स के लिए जनरली दिया जाता है। सॉलिड्स के लिए आयनिक कंपाउंड्स का जो गिवन कंपाउंड का फॉर्मूला होता है वो उसके मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट नहीं करता है, या यूँ कहें उसके मॉलिकुलर फॉर्मूले को रिप्रेजेंट नहीं करता है। जो आपको फॉर्मूला दिया जाता है दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला यूनिट। इट इज द रेशियो ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द आयनिक कंपाउंड। जो फॉर्मूला आपको आयनिक कंपाउंड्स के लिए दिया जाता है दिस इज ओनली द रेशियो ऑफ आयंस प्रेजेंट इन दैट आयनिक कंपाउंड। और जो हमें गिवन रेशियो ऑफ आयंस है दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला यूनिट। उसको क्या कहते हैं फॉर्मूला यूनिट कहा जाता है। ऐसे केस में हम क्या करते हैं फॉर्मूला मास दिया जाता है, उसका जो फॉर्मूला यूनिट है उसी का मास निकालते हैं। और वो निकालते कैसे हैं उसका डिटर्मिनेशन हम करते हैं, जैसे मॉलिकुलर मास का डिटर्मिनेशन करते हैं। जो भी आयंस प्रेजेंट है उनके मास का हम क्या कर देंगे सम कर देंगे। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ NaCl, ये एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड्स की जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है उससे डिटरमाइन होता है कि उसका जो फॉर्मूला यूनिट है वो क्या बनेगी। इनके अगर इसकी आयनिक क्रिस्टल की हम बात करें तो क्यूबिक क्रिस्टल होता है जिसके अंदर आयनिक क्रिस्टल 1 सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयंस एंड 1 क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाय 6 सोडियम आयंस।
तो इसकी जो फॉर्मूला यूनिट डिजाइन होती है वो क्या होती है, NaCl। अब अगर हम इसके लिए बात करें तो इसका हम मॉलिक्यूलर मास नहीं लिखेंगे, वो क्या लिखा जाएगा, इसका फॉर्मूला मास लिखा जाएगा। कैलकुलेट कैसे करेंगे, जैसे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं। सोडियम का कितना है 23 प्लस क्लोरीन का 35.5, दिस इज इक्वल टू 58.5 यूनिफाइड मास। मतलब NaCl की एक फॉर्मूला यूनिट का जो मास है वो 58.5 होगा। इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट आयनिक कंपाउंड है, इसकी एक यूनिट का जो मास है वो कितना होगा, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 48, टोटल हो गया हमारे पास। अगर हम इसको ग्राम्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर वही चीज आ जाती है। ग्राम्स में कितने मॉलिक्यूल्स का 6.022 इंटू 23 जो यूनिट्स है कंपाउंड की इस कैल्शियम कार्बोनेट या NaCl के, उनका मास हो जाएगा। तो वापस मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो फॉर्मूला मास है वो आयनिक कंपाउंड्स के केस में दिया जाता है। इसके लिए एक चीज और लिखी जाती है कि जिन कंपाउंड्स की सॉल्यूशन के अंदर एसोसिएशन या डिसोसिएशन होती है उनके केस में फॉर्मूला मास लिखा जाता है, और जो गिवन फॉर्मूला यूनिट होती है उसी का मास क्या कहलाता है। अगर हम इसको डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे, मास ऑफ गिवन फॉर्मूला यूनिट ऑफ द कंपाउंड इज नोन एज इट्स फॉर्मूला मास। जो भी कंपाउंड की गिवन यूनिट है उसकी फॉर्मूला यूनिट, उसका जो मास है वही उसका क्या कहलाता है, फॉर्मूला मास कहलाता है। एसोसिएशन का केस जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड एसिटिक एसिड होता है CH3COH, एक्वस सॉल्यूशन में इसके दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं और ये डाइमर बना लेता है। कैसे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट है, आगे अब जब आप जाएंगे सिलेबस में तो आपको इसका कंसेप्ट पढ़ने को मिलेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। इसके दो मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से डाइमर बना लेते हैं। मीन्स अगर हम इसके मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो CH3COOH, इसका मॉलिक्यूलर मास 60 यूनिफाइड मास आएगा। आप निकाल सकते हैं। कार्बन 24, 2 कार्बन का, 4 हाइड्रोजन का, प्लस ऑक्सीजन का 32, टोटल आपके पास कितना आएगा 60 यूनिफाइड मास। तो ये इसका एक मॉलिक्यूल का मास है जिसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास। 60 यूनिफाइड मास, दिस इज मॉलिक्यूलर मास। यहां पर आफ्टर डाइमराइजेशन, डाइमराइजेशन का मतलब जब दो यूनिट आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है तो उसको डाइमर बोलते हैं। इस केस में इसका जो फॉर्मूला यूनिट है वो क्या बन गई, CH3COOH का होल ट्वाइस। होल ट्वाइस का मतलब जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या हो गया, डबल हो गया। तो उसका जो फॉर्मूला मास है इन केस ऑफ डाइमर वो कितना हो जाएगा, 120 यूनिफाइड मास। तो अगर एसोसिएशन या डिसोसिएशन होती है उस केस में फॉर्मूला मास लिखा जाता है। फॉर्मूला मास का यूज करते हैं फॉर्मेलिटी के अंदर। फॉर्मेलिटी जब फाइंड करते हैं जो आपकी कंसंट्रेशन की यूनिट है उसमें। तो इस टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर हम बड़ा इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द केमिस्ट्री, दैट इज इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। क्योंकि जितनी भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होती हैं वो रिएक्टेंट्स के ग्राम इक्विवेलेंस पर डिपेंड करती हैं, ना कि उनके नंबर ऑफ मोल्स पर। नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स सिर्फ बैलेंसिंग के लिए हम काम में लेते हैं। रिएक्शन एक्चुअल में जो प्रोसीड होती है वो ग्राम इक्विवेलेंट कितने, किस रिएक्टेंट की ग्राम इक्विवेलेंट किसके साथ दूसरे रिएक्टेंट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट के साथ रिएक्ट करता है, इस चीज पर केमिकल रिएक्शन डिपेंड करती है। सो आप चैनल पर बने रहिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इक्विवेलेंट मास की बात करेंगे। थैंक यू।